हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे पैगासस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग फिर से मिले हैं। हम लोग डेली मिलते हैं सुबह 6 बजे, करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। आज भी हम लोग करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जो भी 9 नवंबर यानी कि आज से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो डिस्कस करते हैं डेली की तरह। पहले कुछ हम लोग MCQs फॉर्म में क्वेश्चंस लेंगे, देन हम डिटेल एनालिसिस करेंगे जो भी न्यूज़ आज के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, जो भी आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे या आपके फर्दर नॉलेज के लिए, अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं उसके लिए भी सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले MCQs डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, रिसेंटली अभी फिलहाल प्रधानमंत्री जी जो है हमारे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एक्सटेंडेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को क्या किया गया है, इसका जो मीन्स खत्म होने वाला था इसका टेन्योर बढ़ा दिया गया है। बात करें खत्म कब होने वाला था, इसी साल दिसंबर में। ओके, इसी साल दिसंबर महीने में ये खत्म होने वाला था। स्टार्ट कब हुआ था? अप्रैल 2020 को ये स्टार्ट किया गया था और दिसंबर 2023 में ये खत्म होने वाला था। पर क्या किया गया है, इसके लिमिट को बढ़ा दिया गया है और भी ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया गया है। कितने साल एक्सटेंड कर दिया गया है? आंसर क्या बनेगा आपका? 5 साल। ओके, कितने सालों के लिए बढ़ा दिया गया है? 5 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है। अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये बेसिकली क्यों आया था आपको पता है? 2019 कोविड-19 है ना, कोविड-19 2019 में चाइना में स्टार्ट हो गया था। इंडिया की बात करें तो इंडिया में फेब में केस आना स्टार्ट हो गए थे, बहुत ज़्यादा केसेज आना फेब में स्टार्ट हो गए थे। मार्च तक लॉकडाउन लग गया था। तो 2020 ये है 2020 हमारा, ठीक है। 2020 तो उस समय क्या हुआ था, लोगों के पास खाने के लिए नहीं था। ऐसे बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे जो डेली बेसिस पे काम करते थे, जिनको डेली का दिहाड़ी मिलता था, उसमें वो अपना घर खर्चा चलाते थे। बट इस कोविड लॉकडाउन की वजह से उनकी डेली की अर्निंग रुक गई। तो सरकार ने क्या किया, फ्री फूड ग्रेन्स देना स्टार्ट किया। इस जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसके अंदर फ्री फूड ग्रेन्स मिलती है। कितने किलो? 5 किलो। ओके, 5 किलो हर महीने मिलता है क्या, फूड ग्रेन एक मेंबर के ऊपर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगला है आपके पास, विच कंपनी हैज स्टार्टेड लार्ज ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट द ग्रीनफील्ड भोगपुरम, क्या ग्रीनफील्ड भोगपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पे लार्ज ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट द ग्रीनफील्ड यानी कि ऐसा एयरपोर्ट बनाना है कि वो ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम करे, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम करे। ओके, तो ऐसा कौन सा है? ठीक है, किसके साथ किया गया है, किसके साथ ये डील करी गई है, कहाँ पे बनाया जाएगा ये प्रोजेक्ट? आंध्र प्रदेश के अंदर। नाम क्या है? भोगपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का क्या नाम है? भोगपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट है कहाँ पे? आपके आंध्र प्रदेश के अंदर। कौन सी कंपनी के साथ किया गया है? L&T के साथ किया गया है, लॉरेंस एंड टर्बो के साथ किया गया है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री हैज होस्टेड द सेकेंड वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम। ठीक है, क्या है? सेकेंड वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम। लोकल जो वहाँ की चीज़ें होती है उसका प्रोडक्शन करते हैं, तो उसके लिए कौन सी कंट्री को मीन्स कौन सी कंट्री में ये इवेंट रहा है, किस कंट्री में रहा है? अगर हम बात करें तो नीदरलैंड के अंदर रहा है। नीदरलैंड की कैपिटल क्या होती है? एम्स्टर्डम। और नीदरलैंड में करेंसी क्या चलती है? यूरो चलती है। ओके, नीदरलैंड का कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम, और यहाँ की करेंसी क्या है? यूरो है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ओके, ये यहाँ गया। कैपिटल क्या है आपकी? एम्स्टर्डम है। करेंसी क्या है? यूरो है। प्राइम मिनिस्टर कौन है? मार्क रूटे वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। कहाँ के? नीदरलैंड के। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगला है आपके पास, विच इज़ द ओनली बैंक, कौन सा ऐसा इकलौता बैंक बना है ऑथराइज टू इनकैश इलेक्टोरल बॉन्ड इन इंडिया। इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं? अगर बात करें, जैसे इलेक्शन आने वाले होते हैं, फिर जो अलग अलग पार्टीज होती है वो अपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स देती है बैंक्स को, फिर वो इसको इन कैश करते हैं, मीन्स उसको कैश में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए किस बैंक को ये अथॉरिटी दी गई है
किस बैंक को परमिशन दिया गया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डे कब मनाते हैं, ये देख लो, कब मनाते हैं? 1 जुलाई को मनाते हैं। ओके, 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। ऐसा नहीं है 1955 में इसकी स्थापना हुई थी, उसके पहले ही हो गई थी, पर पहले ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम से नहीं, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। 1955 के बाद से हम इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ओके, यहाँ कुछ चीज़ें देख लो अबाउट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कब है? 1 जुलाई 1955 को ये फाउंड हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र के अंदर क्या है? इसका हेडक्वार्टर है उसका। इसके मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। दिनेश कुमार खारा कौन है? दिनेश कुमार खारा है यहाँ के चेयरमैन। अगर इनकी बात करें तो इनके टेन्योर को बढ़ाया गया है, पहले भी यही थे, अभी वापस रीअपॉइंटमेंट इनका हुआ है और इनके टेन्योर को बढ़ा दिया गया है। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? आलोक कुमार चौधरी, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी एंड अश्विनी कुमार तिवारी। ये कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर्स है। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन कन्फर्ड द आइकॉनिक चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड। चेंज मेकर ऑफ द ईयर यानी कि उसने कुछ ऐसे ऐसे काम करे जो बहुत बड़ा चेंज यानी रिवॉल्यूशन लाने जैसा है। तो ये कौन सी कंपनी है? कौन सी कंपनी है? अमूल। ओके, कौन सी कंपनी? अमूल। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। कहाँ पे? ये आनंद में ही इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ इसका हेडक्वार्टर? आनंद, गुजरात के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। अब देखो कुछ रीसेंट अवार्ड्स जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अवार्ड्स जैसी जो चीज़ें हमेशा हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है, एग्जामिनर काफ़ी बार हमारे अवार्ड से क्वेश्चंस पूछता है। तो पहला है आपके पास महात्मा अवार्ड 2023 किसे दिया गया है? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशन कंपनी जो यूएसटी है, किसको? यूएसटी को क्या मिला है? महात्मा अवार्ड 2023। यूएसटी को मिला है महात्मा अवार्ड 2023। आगे बात करें किरण ज्योति अवार्ड 2023 है, ये किसको मिला है? टी पद्मनाभन को। टी पद्मनाभन को क्या मिला है? किरण ज्योति अवार्ड 2023। ओके, ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 फॉर कल्चरल अंडरस्टैंडिंग किनको मिला है? नंदिनी दास को। ये सारे न्यूज़ हमने डिटेल में कवर कर रखा है। हम अभी किस लिए कर रहे हैं? ताकि एक बार आपको याद हो जाए, रिवाइज हो जाए, तो आप लर्न कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपके पास वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 10 ईयर्स की कैटेगरी में किनको मिला है? विहान तलय विकास को। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं मेंस बैलन डियोर अवार्ड। मेंस बैलन डियोर अवार्ड किनको मिला है? लियोनेल मेसी को, और ये उनको 8वीं बार मिला है। ठीक है, ये इस प्राइज को जीतने वाले मतलब कितनी बार जीत चुके हैं? 8 बार जो जीत चुके हैं इस बार को मिलाकर। आगे हम लोग बात करते हैं मिस्ट्री स्पिनर सुनील नारायण हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से अपना रिटायरमेंट कर दिया है कि अब हम इंटरनेशनल क्रिकेट कोई नहीं खेलने वाले। आपसे पूछा जा रहा है ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? बिलोंग्स टू विच टीम? कौन सी टीम से है यानी कौन सी कंट्री की टीम से, कौन सी टीम के लिए खेलते हैं? इंडिया से, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, पाकिस्तान। किसकी तरफ से खेलते हैं? ये वेस्ट इंडीज़ की तरफ से खेलते हैं। ठीक है, ये वेस्ट इंडीज़ प्लेयर है जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से क्या किया है? रिटायरमेंट ले लिया है। क्या है इनका नाम? सुनील नारायण। नेक्स्ट अब क्या है आपके पास? अभी कुछ रीसेंट प्लेयर जिन्होंने क्रिकेट से या अलग अलग चीज़ों से उन्होंने रिटायरमेंट लिया है। रीसेंट जो रिटायर्ड प्लेयर हैं उनके नाम देखते हैं। क्या नाम है? डेविड विले। इन्होंने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया है और किस टीम के लिए खेलते थे? इंग्लैंड के लिए खेलते थे। नेक्स्ट क्या है हमारा? सौरनिरायण टिपोशो। इन्होंने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया है। कहाँ के प्लेयर हैं? थाईलैंड के हैं। ओके, अगला है हमारे पास अल टायर कुक। ये कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं और इन्होंने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया है। स्टीवन फिन, इन्होंने ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट, जैसे कि हम बात करें सुरेश रैना के, तो जैसे इंडियन प्लेयर है सुरेश रैना, उन्होंने भी ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है। वैसे ही स्टीवन फिन ने भी ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है। ये भी कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं। एलेक्स हेल्स जो है इन्होंने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया है, इंग्लैंड के प्लेयर हैं। मनोज तिवारी
मनोज तिवारी, इन्होंने ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? इंडिया से बिलोंग करते हैं, इंडियन टीम्स के लिए खेलते थे। साथ ही साथ डिगोगो गॉर्डन की बात करें तो इन्होंने प्रोफेशनल जो फुटबॉल होता है, प्रोफेशनल फुटबॉल, उससे रिटायरमेंट लिया है और ये कहाँ के हैं? उरुग्वे के प्लेयर हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगला है आपके पास, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट बैट्समैन बन गए हैं टू बी टाइम्ड आउट। टाइम्ड आउट का मतलब क्या होता है? अगर अभी आप क्रिकेट देख रहे होगे आप लोग, वर्ल्ड कप, ओके, वर्ल्ड कप अभी चल रहा है 2023, मैच हुआ था श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश। ओके, श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश। तो उसमें जो कैप्टन है श्रीलंकन टीम के, उनको टाइम आउट मिल गया और वो 146 ईयर की बात करें, 146 साल का जो क्रिकेट की हिस्ट्री है उसमें आज तक किसी को भी टाइम आउट नहीं मिला है। किनको मिला है? सिर्फ और सिर्फ जो श्रीलंकन ये प्लेयर है, कैप्टन है, उनको मिला है। होता क्या है टाइम आउट होना? यानी कि आपका मैच चल रहा है, क्रिकेट मैच चल रहा है, आपके पहले जो प्लेयर आउट हुए हैं उसके बाद नेक्स्ट प्लेयर को आना और नेक्स्ट बॉल के को फेस करने के बीच में जो टाइम लगता है वो कितना होना चाहिए? 2 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम है 2 मिनट। 2 मिनट के अंदर आपको रेडी होना होता है और बॉल को फेस करने के लिए। पर क्या वो रेडी नहीं हो पाए? कौन रेडी नहीं हो पाए? एंग्लो मैथ्यू। ठीक है, एंग्लो मैथ्यू रेडी नहीं हो पाए, इसलिए उनको टाइम आउट मिला है और ये वर्ल्ड के पहले ऐसे खिलाड़ी बने हैं जिनको कि टाइम आउट किया गया है इंडियन क्रिकेट के अंदर। ओके, आगे बात करते हैं। इंडियन बैट्समैन, जो इंडियन बैटर है कौन? विराट कोहली हैज़ इक्वल्ड सचिन तेंदुलकर्स रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट सेंचुरीज इन वन डे इंटरनेशनल। सबसे ज़्यादा सेंचुरी मारने वाले वन डे इंटरनेशनल में विराट कोहली ने, जो हमारे सचिन तेंदुलकर थे, उनके जो रिकॉर्ड था उसको ब्रेक किया है। उसके पहले सचिन तेंदुलकर जी ने सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड्स बनाए थे, जो हमारे क्रिकेट के भगवान माने जाते। कौन? 49 ऐसे सेंचुरीज मारी थी उन्होंने ओडीआई के अंदर। विराट कोहली ने उनका रिकॉर्ड तोड़ा है। ऐसे आपसे आगे पूछा जा रहा है, इन हाउ मेनी इनिंग्स हैज़ कोहली अचीव्ड दिस माइलस्टोन। उन्होंने कितनी इनिंग्स खेली? तो उन्होंने 49 का रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, कितने इनिंग्स खेले उन्होंने? 277। कितनी इनिंग्स खेली है? 277 इनिंग खेली है। किन्होंने? विराट कोहली जी ने। विराट कोहली की बात करें तो उन्होंने 277 इनिंग्स खेली है, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट 24th एशियन आर्की चैंपियनशिप 2023? यानी कौन सी कंट्री है जो कि अब जो 24th एशियन आर्करी यानी कि तीरंदाज, एशियन तीरंदाज की जो चैंपियनशिप रहेगी उसको कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है? कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है? बांग्लादेश होस्ट करने वाली है, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश की कैपिटल की बात करें तो कौन है? क्या है? ढाका। चाइना? बीजिंग। भूटान का? थिम्पू। पाकिस्तान का कैपिटल क्या है? पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद या कराची? इस्लामाबाद है या कराची है? बताओगे कमेंट सेक्शन के अंदर। ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और वैसे पाकिस्तान के बारे में तो हम सबको पता होता है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। इंडिया हैज़ वॉन द वुमेन्स, मेन क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि काफ़ी लोगों को मैंने कंफ्यूज देखा है। कुछ लोग बताते हैं इस्लामाबाद है, कुछ लोग बताते हैं कराची है, इसलिए ये क्वेश्चन डाला है मैंने। ओके, इंडिया हैज़ वॉन द वुमेन्स एशियन चैम्पियनशिप ट्रॉफी हॉकी कप 2023। इंडियन वुमेन ने क्या जीता है? ट्रॉफी हॉकी कप 2023 जीता है। एशियन चैंपियनशिप रहा था। तो इंडिया ने किसको आफ्टर डिफीटिंग विच कंट्री, वही है क्वेश्चन कि इंडिया ने कौन सी कंट्री को हराया, किस कंट्री को इंडिया ने हराया है और इंडिया जीत गई है। और किसको हराया इंडिया ने? जापान को हराया। जापान को कितने से हराया है? 4-0 से जापान को हराया है। ठीक है, 4-0 की बढ़त थी इंडिया के पास। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। कल की क्लास में हमने ये न्यूज़ काफ़ी अच्छे से पढ़ी थी कि कैंसर अवेयरनेस क्या होता है, कितना ज़्यादा जागरूक फैलाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे हम लोग कब मनाते हैं? 7 नवंबर को मनाते हैं। ठीक है, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे कब आता है? 7 नवंबर को आता है। ये एक इम्पॉर्टेंट डे है, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से। अगला है हमारे पास इंटरनेशनल डे। एक और इंटरनेशनल डे से रिलेटेड डेज इंपॉर्टेंट होते हैं, डेज पे क्वेश्चंस पूछता है एग्जामिनर। ओके,
इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द इन्वायरमेंट इन वॉर एज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। क्या है ये डे? क्या है? इंटरनेशनल डे मनाया जाता है किस लिए? वॉर के अंदर क्या होता है, वॉर के अंदर लोग इन्वायरमेंट के बारे में सोचना ही छोड़ देते हैं। किन चीज़ों पे? सिर्फ कैसे हमें जीत हो, कैसे फतेह हो, इस पे ध्यान रहता है। तो उस समय जो एक्सप्लॉइटेशन होता है किसका? एनवायरनमेंट का। इसके अवेयरनेस डे कब मनाते हैं? इसका अवेयरनेस डे मनाया जाता है आपके 6 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 6 नवंबर को। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा, नासा एस्ट्रोनॉट, नासा के जो एक एस्ट्रोनॉट थे, क्या नाम है? थॉमस नेथ मैटिंगली सेकंड। थॉमस नेथ मैटिंगली सेकंड, उनकी क्या मृत्यु हो गई है, उनका देहांत हो गया। कितने साल की एज में? 87 ईयर की एज में। ही वॉज द मेंबर ऑफ विच लूनार मिशन? ऐसा कौन सा मून मिशन था? लूनार मीन्स मून मिशन। ऐसे कौन से मून मिशन के पार्ट थे वो? पायनियर 10, वोयेजर 1, मैसेंजर या अपोलो 13? तो वो किसके पार्टिसिपेंट थे? ठीक है, किसके सदस्य थे? अपोलो 13 के सदस्य थे, अपोलो 13 मिशन के पार्ट थे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द फर्स्ट ऑस्ट्रेलियाई इंडिया एजुकेशन एंड स्किल काउंसिल AIESC, ये वो मीटिंग वॉज हेल्ड इन विच IIT? कौन सी IIT में ये मीटिंग रही थी? क्या मीटिंग है? ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन एंड स्किल। अगर बात करें एजुकेशन और स्किल, ये दोनों मिलाकर ऐसी पहली मीटिंग हुई थी किसके बीच में? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जिसमें एजुकेशन के साथ साथ स्किल के ऊपर भी बात किया गया। कौन से IIT ने किया है? तो ये है IIT गांधीनगर। कहाँ पे हुई है ये मीटिंग? IIT गांधीनगर, यानी कि गुजरात में ये मीटिंग रही है। ओके, अभी हमने बहुत सारे जो MCQs थे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट थे एग्जाम्स के हिसाब से। मैं बेस्ट चुन के लेकर आती हूँ आपके लिए, जो एग्जाम्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। ओके, अब हम लोग डिटेल एनालिसिस करते हैं जो भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, इंडियन वुमेन हॉकी टीम विंस गोल्ड एट एशियन चैंपियनशिप 2023। जो एशियन चैंपियनशिप 2023 है, उसके अंदर जो वुमेन्स टीम है उन्होंने क्या जीता है? गोल्ड जीता है। अभी हमने थोड़ा छोटे में देखा था न्यूज़, बेसिकली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, थोड़ा डिटेल में देखते हैं। इंडियन वुमेन हॉकी टीम हैज़ इमर्ज्ड अ विक्टोरियस इन वुमेन एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023। जो वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 है, उसके अंदर जो इंडियन वुमेन टीम जो थी उनका बहुत अच्छा रहा प्रदर्शन। गोल्ड लेकर आई है। कौन सा मेडल लेकर आई है? स्वर्ण पदक लेकर आई है फॉर द सेकेंड टाइम। और ये कितनी बार? दूसरी बार ये मेडल लेकर आई है। ओके, आइए बात करें, ये इवेंट रहा कब था? 5 नवंबर 2023 को। और कहाँ पे रहा था? मरंग गोम के जयपाल सिंह मुंद्रा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम। कहाँ पे? रांची के अंदर। ये इवेंट कहाँ पे रहा था? रांची के अंदर। ये इतना बड़ा आपका स्टेडियम का नाम है, ऐसे याद रख लो, मरंग गोम के जयपाल सिंह। ठीक है, मरंग जो गोम के जयपाल सिंह, ये मुंद्रा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम, इतना कुछ ध्यान नहीं देना। और इन्होंने जापान को 4-0 की बढ़त के साथ जापान को हरा दिया। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। अगला न्यूज़ है आपके पास, पुरुषोत्तम रूपाला। पुरुषोत्तम रूपाला हमें पता है एनिमल और हस्बेंड्री डेयरी फार्मिंग इनके मिनिस्टर हैं। ओके, क्वेश्चन क्या है? इन्होंने एक डिपार्टमेंट, बेसिकली अगर बात करें तो इन्होंने एक डिपार्टमेंट का इनॉग्रेशन किया है। ये डिपार्टमेंट क्या है? बेसिकली फोकस करेगा किसके ऊपर? एनिमल हस्बेंड्री के प्रोडक्शन के ऊपर या डेयरी फार्मिंग, इन सब चीज़ों में, इनके फील्ड में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जा सकता है। एक नया ऑफिस टाइप बनाया गया है। ओके, डिस्कस करते हैं। मिनिस्टर फॉर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। ठीक है, इनके जो मिनिस्ट्री है कौन? श्री पुरुषोत्तम रूपाला। इनोग्रेटेड क्या इनोग्रेट किया है? किसका उद्घाटन किया है इन्होंने? डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग का इन्होंने क्या किया है? इनोग्रेशन किया है, उद्घाटन किया है। पेविलियन ऑन द वर्ल्ड फूड इंडिया इवेंट 2023। किसका? वर्ल्ड फूड इंडिया इवेंट जो है 2023, वहाँ पे इस बिल्डिंग का समझे तो इस डिपार्टमेंट का उन्होंने एक इनॉग्रेशन किया है, उद्घाटन किया है। अगर हम बात करें ये क्या रोल करेगा,
क्या काम होगा इसका, तो काम के बारे में मैंने बताया। ये जो भी एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी फार्मिंग, इनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट मुद्दे होंगे, इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा, मीटिंग होगी, यहाँ पे हो सकती है, लोग बात करेंगे तभी प्रॉब्लम्स का हल निकलेगा, है ऐसा। The Department of Animal Husbandry and Dairying played a pivotal role as a partner department in World Food India event. ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगला है आपके पास मुंद्रा। मुंद्रा जो है, मुंद्रा क्या है, अडानी का एक सी पोर्ट है, एक बड़ा सा पोर्ट है ऐसा। ओके, becomes India's first port to handle 16.1 million tons of cargo। 16.1 million tons of cargo को हैंडल करने वाला, यानी कि को मैनेज करने वाला पहला, सबसे बड़ा, मीन्स ऐसा समझो सबसे बड़ा ऐसा सी पोर्ट बन गया है, ऐसा पोर्ट बन गया है। क्या नाम है उसका, मुंद्रा। मुंद्रा पोर्ट द फ्लैगशिप ऑफ अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इन दोनों के अंडर का है। कंटिन्यूज टू ब्रेक द रिकॉर्ड इन इंडियाज मैरिटाइम इंडस्ट्री। कंटिन्यू, लगातार ये ऐसा समझो खुद के रिकॉर्ड से ब्रेक कर रहा है। आगे बात करते हैं हम लोग, हैंडलिंग ओवर 16.1 मिलियन मैट्रिक टन। कितना, 16.1 मिलियन मैट्रिक टन जो कार्गोज है उनको हैंडल करा इसने। कब, अक्टूबर 2023 में, यानी अक्टूबर 2023 में 16.1 मिलियन मैट्रिक टन कार्गोज आए हैं, गए हैं। टोटल मिलाकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी रहा है 16.1 मिलियन मैट्रिक टन रहा है। किसका, जो मुंद्रा सी पोर्ट है, मुंद्रा जो पोर्ट है किसका, अडानी और इकोनॉमिक जोन का। ओके, इट्स हिस्टोरिकल टाइमलाइन एंड इट्स एम्बिशियस टारगेट टू रीचिंग 200 मिलियन मैट्रिक टन इन कार्गो वॉल्यूम बाय फाइनेंशियल ईयर 2025। इनका टारगेट क्या है कि 200 मिलियन मैट्रिक टन कब तक करना है, 2025 जो फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय ईयर 2025 तक ये टारगेट पूरा करना है। कितने का टारगेट है, 200 मिलियन मैट्रिक टन का टारगेट है। अगर बात करें, इट क्रॉस द 100 मिलियन मैट्रिक टन मार्क इन मेयर 210 डेज। ठीक है, सिर्फ 210 डेज में, दिन में 210 दिनों में इन्होंने 100 मिलियन मैट्रिक टन का जो टारगेट था वो पूरा कर लिया। प्रीवियसली जो 100 मिलियन मैट्रिक टन का जो टारगेट पूरा किया था वो कितने दिनों में किया था, इन्होंने 231 दिनों में किया था। कितने दिनों में किया था, 231 दिनों में किया था, और इस बार उसको 210 दिन के अंदर ही कर लिया। खुद के रिकॉर्ड ही ब्रेक कर रही है। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। अगला है आपके पास, ये जो न्यूज़ है बेसिकली अगर हम देखें तो काफ़ी सारा मिसयूज़ हो रहा है किसका, एआई का, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, टेक्नोलॉजी का, ऐसी चीज़ों का बहुत ज़्यादा मिसयूज कर रहा है। लोग किसी के फेस लगा के, कुछ फिल्टर्स लगा के, चेहरा चेंज, हाँ सब कुछ, विजुअल्स, ऑडियो, इनके साथ छेड़छाड़ी करके लोगों की लाइफ ख़राब हो रही है। काफ़ी कंट्रोवर्सीज हो रही है इन सब चीज़ों के चक्कर में। वही एक न्यूज़ है, डीप फेक टेक्नोलॉजी। क्या है एक डीप फेक टेक्नोलॉजी, ये बेसिकली क्या चीज़ है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर मैं आपको बताऊं डीप फेक टेक्नोलॉजी क्या है, तो ये यही चीज़ है कि कोई भी वीडियो, ऑडियो, विजुअल्स जो हैं, इसके फ़ोटोज़ की भी बात हो सकती है, इनके साथ क्या करते हैं, छेड़खानी करके किसी के लिए बुरा करना। ओके, मीन्स किसी का फेक चीज़ें लोग बनाते क्यों हैं, लोगों को परेशान करने के लिए। तो ऐसी चीज़ें परेशान करने के लिए इसको हम डीप फेक टेक्नोलॉजी कहते हैं। अंडरस्टैंडिंग इम्प्लीकेशंस एंड नीड फॉर रेगुलेशन, बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों के ऊपर रेगुलेशंस बनाने की। यही न्यूज़ है आपके। तो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी किनके पास है, अश्विनी वैष्णव जी के पास। इनके पास एक और मिनिस्ट्री है, कौन सी, जो रेलवे यानी रेल मंत्रालय। ओके, सेड दैट डीप फेक आर द लेटेस्ट एंड अ मोर डेंजरस, सबसे नया और सबसे ज़्यादा डेंजरस है एंड डैमेजिंग फॉर्म ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। ये क्या करता है, एक तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट करता है। एक्चुअल में वो चीज़ हुई भी नहीं है, पर विजुअल्स, ऑडियो, वीडियो, इनके साथ चीज़ें इतनी ज़्यादा छेड़खानी कर दी जाती है कि हमें जो परोसा जाता है, हमें जो दिखाया जाता है, हमें लगता है यही रियल है। तो यानी जो ऑडियंस है उनको मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, गलत न्यूज़ उन तक प्रोवाइड की जा रही है, पहुंचाई जा रही है। इसके ऊपर अश्विनी वैष्णव जी ने कहा कि इसके ऊपर रूल्स बनाने का, रेगुलेशंस बनाने का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आईटी फील्ड से लोग हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और के ऊपर काम करते हैं, उनके ऊपर रूल्स, रेगुलेशन, लॉज बनाना ज़रूरी है। डीप फेक टेक्नोलॉजी अ फ्यूज़न ऑफ, क्या है डीप फेक टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो ये बेसिकली क्या है, डीप लर्निंग
बहुत ज़्यादा डीप लर्निंग यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करूँ, मशीन लर्निंग की बात करूँ, आईटी फील्ड की बात करूँ, बहुत डीप लर्निंग करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि ऐसे छोटी-मोटी चीज़ें, बहुत डीप लर्निंग करनी पड़ती है। साथ ही साथ ये फेक न्यूज़ बनाते हैं। कैसी चीज़ें? फेक कर देते हैं। मीन्स चीज़ें आपने चीज़ें तो सीखी तो सही है, पर उसका आप गलत इस्तेमाल कर रहे हो। ओके, उसको किसी को परेशान करने में चीज़ें यूज़ करें। यूटिलाइज किन सब चीज़ों का यूटिलाइज करके? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके, मशीन लर्निंग को यूज़ करके क्या क्रिएट करते हैं? मैन्युपुलेट कर देते हैं, यानी उलट पुलट कर देते हैं। किसको? ऑडियोज एंड विजुअल कंटेंट्स को। जो भी ऑडियो और विजुअल कंटेंट्स अभी है, मान लो मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, मेरे भी ऑडियो विजुअल्स को मैनिपुलेट कर दिया, कुछ छेड़छाड़ कर दी और आपको फिर कुछ और अगर बताते हैं, उसको कहते हैं क्या? डीप फेक टेक्नोलॉजी। ओके, इसके ऊपर रूल्स रेगुलेशन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा इस केस में क्राइम्स यानी हम बताएं तो साइबर क्राइम बहुत बढ़ गया है, उसी का ये एक रूप है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास न्यूज़। आईआईटी कानपुर लॉन्चेज। आईआईटी कानपुर ने क्या लॉन्च किया? अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कॉल्ड आत्मन टू मॉनिटर एयर क्वालिटी। आपको पता है अगर आईआईटी कानपुर की ही बात करूँ तो इसने एक क्लाउड सीडिंग भी किया था। ओके, क्लाउड सीडिंग भी किया था। क्लाउड सीडिंग क्यों किया गया? क्लाउड सीडिंग बेसिकली क्या होता है? कृत्रिम बारिश जो कराते हैं, यानी आर्टिफिशियल रेन के लिए किया गया था। साथ ही साथ एयर क्वालिटी को सुधारने के लिए क्या किया गया है? एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, क्या है नाम? आत्मन। किसने लॉन्च किया है? आईआईटी कानपुर ने। ओके, ये क्या करेगा? मॉनिटर करेगा एयर क्वालिटी, जहाँ की एयर क्वालिटी खराब हो रही है। बात करें खराब एयर क्वालिटी की तो दिल्ली फर्स्ट नंबर पे। इंडिया की 3 शहर है टॉप 5 में। कौन कौन सा? दिल्ली, कोलकाता और मुंबई। ओके, दिल्ली, कोलकाता एंड मुंबई, ये 3 शहर है जो टॉप 5 के अंदर है। उसके अलावा 2 और है, वो क्या है? ढाका है जो बांग्लादेश का, और लाहौर यानी कि पाकिस्तान का। हमारे आसपास के ही कंट्रीज में है ऐसा। ओके, डिस्कस करते हैं। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर हैज एस्टैब्लिश्ड अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नेम्ड, क्या नाम है? आत्मन। ठीक है, आत्मन, इसका फुल फॉर्म देख लो, क्योंकि एग्जामिनर बहुत बार फुल फॉर्म पूछता है। हर बार आप एग्जाम दोगे ना किसी शिफ्ट के अंदर एक ऐसा होगा जिसका फुल फॉर्म पूछ लिया गया होगा। फुल फॉर्म क्या है? एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी इंडिकेटर्स। ठीक है, वापस देखते हैं। एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज फॉर मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी इंडिकेटर्स, ये क्या है? आत्मन का एब्रीवेशन, यानी कि इसका फुल नाम है, पूर्ण रूप है। आगे देखते हैं। अलाइनिंग विथ इंडियाज विजन फॉर सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी। किसके लिए, किस पे काम किया गया है? अगर हम बात करें सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया गया है, यानी कि जो भी चीज़ें हम करेंगे स्मार्टली करेंगे, आगे के फ्यूचर के बारे में सोच के करेंगे। द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी कि आत्मन एम्स टू ट्रांसलेट सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस मॉडल, जो भी सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज है, बिजनेस मॉडल है, इनटू अ प्रैक्टिकल प्रोडक्ट। कैसे प्रोडक्ट पे? मतलब जो चीज़ें हम सोच रहे हैं, बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, उसको एज इट इज़ प्रैक्टिकल में लाना। सर्विस एंड एक्सेसिबल टू मिलियंस ग्लोबली, इतना प्रैक्टिकल बनाना कि बहुत सारे लोगों तक, जितने भी लोग हैं उन तक पहुंचाना भी ये पॉसिबल करा जा सके। ठीक है, इट रिप्रेजेंट अ पाइवटल मूव टूवर्ड अचीविंग सेल्फ रिलायंस इन एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट। ये एक और अच्छी बात रहेगी। क्या अच्छी बात? कि हम एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए, एयर क्वालिटी को कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है, कहाँ ज़्यादा पॉल्यूशन है, कहाँ कम है, कहाँ चीज़ें बहुत सही से चल रही, ये सब मॉनिटर करने के लिए हमें कहीं और किसी और कंट्री पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। या एप्लीकेशंस के लिए, यानी कोई सॉफ्टवेयर की बात करें, कुछ भी कंप्यूटर्स की ऐसी चीज़ें के लिए क्या होगा? हमारा जो खुद का आईआईटी है वो क्या कर रहा है? डेवलप, उसने खुद ने डेवलप किया है। ऐसा आत्मन की बात करें तो इन्होंने खुद ने डेवलप किया है, तो हमें दूसरी कंट्री पे क्या नहीं करना पड़ेगा? रिलाय नहीं करना पड़ेगा, हम सेल्फ रिलायंस बन जाएंगे। ओके, आगे हम बात करते हैं। एक और न्यूज़ है, इन्होंने इस बार बहुत सारे ही रेस जो है मैक्स वर्स्टैपेन ने जीते हैं। ओके, क्या है हमारे पास? मैक्स वर्स्टैपेन विंस ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023। जो ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स रहा है 2023, ये भी किन्होंने जीत लिया है? मैक्स वर्स्टैपेन
स्टेफन ने। ओके, अगर हम बात करें ये जो रेस है ये कहाँ पे हुआ था, कहाँ हुआ था, इंटेलगोस सर्किट सैओ paulo में। ठीक है, सैओ paulo कहाँ पे रेस हेल्ड एट इंटरलैगोस सर्किट में। आगे बात करते हैं, आईआईटी मद्रास ने क्या किया है, अपना एक फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस ओपन किया है, यानी कि इंडिया के बाहर इन्होंने अपना एक कैंपस बनाया है। कहाँ पे बनाया है, तंजानिया के अंदर बनाया है। कहाँ पे बनाया है, तंजानिया के अंदर इन्होंने अपना एक नया कैंपस बनाया है। देखते हैं पूरा न्यूज़ क्या है। IIT Madras has become the first Indian institute of technology to establish an international campus। पहला ऐसी फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऐसा है जो कि टू एस्टैब्लिश एन इंटरनेशनल कैंपस, इंडिया के बाहर अपना कैंपस बनाने वाला, ऑन द पिक्चर्सक्यू ज़ैंज़िबार आइलैंड इन ईस्ट अफ्रीका। कहाँ पे, ज़ैंज़िबार आइलैंड जो है ईस्ट अफ्रीका में, वहाँ पे ही अपना नया कैंपस बनाने जा रहा है। इस्टेब्लिश करने वाला पहला आईआईटी बन गया है। इनॉग्रेटेड बाय, इसको इनॉग्रेट किन्होंने किया है, प्रेसिडेंट ऑफ ज़ैंज़िबार ने। जो ज़ैंज़िबार के प्रेसिडेंट है, क्या नाम है, हुसैन अली मिविनी। ठीक है, उस हुसैन अली मिविनी ने जो है वहाँ के प्रेसिडेंट है ज़ैंज़िबार की, उन्होंने उस कैंपस का क्या किया है, इनॉग्रेशन किया है, यानी कि उद्घाटन किया है। आगे बात करते हैं, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आईआईटी मद्रास ज़ैंज़िबार कैंपस रिप्रेजेंट अ रिमार्केबल अचीवमेंट फॉर बोथ इंडिया एंड तंजानिया। इंडिया और तंजानिया दोनों के लिए ये बहुत अच्छी बात है। रिलेशंस भी अच्छे होंगे, साथ ही साथ तंजानिया में रह रहे जो लोग हैं उनके लिए, वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा मौका रहेगा कि वो आईआईटी में पढ़ सकते हैं। आईआईटी मद्रास जैसे बहुत ही ज़्यादा रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में पढ़ सकते हैं। एक बहुत अच्छा रिलेशन बिल्डअप होगा इंडिया और तंजानिया के बीच में। ओके, आगे है हमारे पास, वाइल द इनिशियल कैंपस इज लोकेटेड इन द बेवलो डिस्ट्रिक्ट अप्रोक्सीमेटली 15 किलोमीटर साउथ ऑफ ज़ैंज़िबार टाउन। अगर बात करें इनिशियली जो ये कैंपस था वो कहाँ था, बेवलो डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आगे हम लोग बात करते हैं द किक स्टार्ट। अगर ये जो आईआईटी मद्रास ओपन किया गया है ये किन चीज़ों को पढ़ाएगा, किन चीज़ों पे डिग्रीज देगा, तो उसकी बात करते हैं किन पे, बैचलर्स ऑफ साइंस BS की बात करते हैं, मास्टर्स टेक्नोलॉजी MTech प्रोग्राम्स विथ फोकस ऑन डेटा साइंस के ऊपर, डेटा साइंसेज जो करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसे बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल जो कोर्स होंगे वो आईआईटी मद्रास करवाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या है, RBI अनाउंसेस फेज्ड डिसकंटिन्यूएशन ऑफ इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो यानी कि CRR। CRR क्या होता है, हर बैंक को अपना CRR मेंटेन करके रखना होता है। सुना होगा मे भी आपने। CRR क्या होता है, हर एक बैंक को कुछ अपना जो एसेट है उसको रिजर्व करके रखना होता है। मीन्स उस एसेट के ऊपर वो लोन नहीं दे सकता, उस एसेट को उसे हमेशा संभाल के रखना होता है। संभाल के क्यों रखना होता है, इन केस कभी बैंक में चीज़ें, इनकम सब कुछ कम हो गया तब वो उसे यूज़ कर सकते हैं, एज अ इमरजेंसी फंड हम उसे यूज़ कर सकते हैं, इसलिए बैंक उसको कभी खर्च नहीं कर सकता, ऐसा RBI कहता है। ऐसे RBI के रेगुलेशन एक्ट में लिखा हुआ है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI स्थापना कब हुई थी RBI की, 1935 में। और RBI एक्ट कब आया था, RBI एक्ट आया था 1934 में। RBI जो इस्टेब्लिशमेंट एक्ट था 1934 में। और एक और है RBI की एक्ट 1935, वो क्या है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। उस एक्ट के थ्रू सारी बैंक्स काम करती है, उसी एक्ट के थ्रू CRR मेंटेन करना है। ओके, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI हैज़ अनवील्ड अ प्लान टू ग्रेजुअली डिसकंटिन्यू। कौन सा, कोई एक CRR चल रहा था, कौन सा CRR चल रहा था, इंक्रीमेंटल CRR जो चल रहा था उसको डिसकंटिन्यू, यानी अब वो नहीं, अब सिर्फ जो नॉर्मल CRR है वो चलेगा। यानी कि अब जो ये ICRR था वो नहीं चलाना, अब जो नॉर्मल CRR पहले से चल रहा था उसी को कंटिन्यू रखना है। बात करें तो RBI गवर्नर, RBI की जो गवर्नर है शक्तिकांता दास, इंट्रोड्यूस ICRR मैंडेटिंग ऑल द शेड्यूल्ड बैंक टू मेंटेन 10% रिजर्व रेशियो ऑन द इंक्रीज इन देयर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज बिटवीन मई 19, 2023 एंड जुलाई 28, 2023। मई 19, 2023 से, अब इसको जो इतने बड़े बड़े वर्ड्स है एक बार समझ लो क्या लिखा हुआ है। मई 19, 2023 से जुलाई 28, 2023 के बीच में क्या कहा गया था, किनके द्वारा कहा गया था, जो शक्तिकांत दास हैं यानी कि गवर्नर
आरबीआई के, उन्होंने क्या कहा था, 10% सीआरआर हर एक शेड्यूल बैंक, जो भी शेड्यूल बैंक्स हैं आरबीआई एक्ट के अंदर आते हैं, उनको 10% रिजर्व जो रेशियो है सीआरआर मेंटेन करके रखना पड़ेगा। पर अब वो उसका डिसकंटिन्यू कर रहे हैं कि नहीं, जरूरी नहीं है, इसको हम डिसकंटिन्यू कर रहे हैं आगे से। आगे है आपके पास अगला न्यूज़। ये न्यूज़ क्या है, जो हीरालाल समारिया है अपॉइंट्स एज द न्यू चीफ ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक है, नए चीफ बनाए गए हैं इंफॉर्मेशन कमिश्नर के। आप यहाँ शपथ लेते हुए, ओथ लेते हुए इमेज देख सकते हैं। इन एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट डेटेड नवंबर 6 नवंबर 2023 को श्री हीरालाल समारिया, जो हीरालाल समारिया है, वॉज अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इन द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। किसमें, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में हीरालाल समारिया को क्या बनाया गया है, क्या बनाया गया है, इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाया गया है। ओके, तो होप आपको न्यूज़ समझ में आएगा। हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखे हैं आज की क्लास में, हर एक चीज़ बहुत 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 इंपॉर्टेंट रही है। सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहा है क्योंकि एक भी आपने आलतू फालतू का न्यूज़ देखा नहीं होगा, सारा एग्जाम रिलेवेंट रहा है। और एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहना, बहुत अच्छे से पढ़ाई करना। और एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए पैगासस करियर एकेडमी एक और नया फाउंडेशन बैच लेकर आया है आपके लिए, जो फाउंडेशन बैच 15 से स्टार्ट है। अभी आने वाली 15 नवंबर से बैच स्टार्ट हो जाएंगे। सारे जितने भी एसएससी के सब्जेक्ट्स हैं, सबके आपके बेस्ट गाइड करने के लिए आपके पास मेंटोर्स मिल जाएंगे। एसएससी जितने भी एग्जाम्स लेती है उसके आपको प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। जितने भी मॉक टेस्ट है प्रीवियस ईयर पेपर पे बेस्ड, नए पैटर्न पे बेस्ड आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। 1000 से ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल रहेगा। करना क्या है आपको, अगर कोर्स के लिए एनरोल करना है तो पैगासस करियर एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर दोनों पे ही अवेलेबल है। वहाँ जाकर आप कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ बात करूँ तो अभी दीपावली आने वाली है, आप सबको दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बात कर लेते हैं दीपावली के अंदर 50% का ऑफ है, 50% ऑफ मिलेगा आपको। जो कोर्स 6000 का है यानी 5999 का, मात्र आपको मिलेगा 2999 में ये आपको कोर्स अवेलेबल होगा। पूरा एसएससी का लाइव फाउंडेशन बैच है, 4 बजे से 8 बजे तक कंटिन्यू। इवनिंग स्टार्ट कब होगा, 15 नवंबर से। ओके, तो होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में।